हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एम्पियर्स टर्न्स मेथड या फिर एमएमएफ मेथड फॉर फाइंडिंग वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस अल्टरनेटर। प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड या फिर ईएमएफ मेथड डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे एम्पियर्स टर्न मेथड या फिर एमएमएफ मेथड। ये मेथड भी हमारा ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट पर ही बेस्ड है। इनिशियली हम क्या करते हैं, हम तीनों टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पहला डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट, दूसरा ओपन सर्किट टेस्ट, तीसरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि एमएमएफ इज़ रिक्वायर्ड, ठीक, एमएमएफ इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर और इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फील्ड करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द फील्ड वाइंडिंग। तो हमारे दो पर्पस होते हैं। पहला, इट मस्ट हैव एन एमएमएफ नेसेसरी टू इंड्यूस द रेटेड टर्मिनल वोल्टेज ऑन ओपन सर्किट। It must have MMF equal and opposite to that of armature reaction MMF। मतलब अब हम इस वाले मेथड में वोल्टेज को डील ना करके हम MMFs को डील करेंगे। जैसे इन दिस मेथड द आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस इज रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट एडिशनल आर्मेचर रिएक्शन MMF। ठीक, इसमें भी हम ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक, हमको पता है कि जो हमारा आर्मेचर रिएक्टेंस है, जिसे हम एक्सेस भी बोलते हैं, सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, इसके दो कंपोनेंट हैं। एक है आपका आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, ठीक, दूसरा है आपका रिएक्टेंस करस्पॉन्डिंग टू आर्मेचर रिएक्शन, नॉर्मली कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस। नाउ अब हम कैसे चीज़ों को डिनोट करते हैं, उनका क्या नाम रखते हैं। तो मैं एक नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहा हूँ जो मेरी हैंड रिटन है। दिस वन, हमने क्या किया, पहले हमने ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया। इस ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमने रेटेड टर्मिनल वोल्टेज फाइंड की। तो जिस एमएमएफ पे हमको ये रेटेड टर्मिनल वोल्टेज मिली, दैट एमएमएफ इज़ डिनोटेड एज F0। दैट एमएमएफ इज़ डिनोटेड एज F0। नाउ दिस वन स्लाइड, अगर हम ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो जो हमें एमएमएफ मिल रहा है वो F0 है। प्लीज़ ध्यान दीजिए, स्लाइड पर F0 है। और जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो MMF इज़ नेसेसरी टू ओवरकम ड्रॉप अक्रॉस आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस एंड आल्सो टू ओवरकम द इफ़ेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। और इस MMF को हमने क्या बोला, FAR। दैट MMF इज़ डिनोटेड एज FAR। अब हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक है हमारे पास F0, कम टू द दिस स्लाइड, एक है हमारे पास F0, एक है हमारे पास FAR। ठीक, जैसा कि मैंने एक कर्व में आपको दिखा रखा है। आप कर्व में देखिए जो आपके राइट हैंड साइड बना है, F0 और FAR। F0 क्या है आपका, वो MMF जिसके कारण रेटेड टर्मिनल वोल्टेज मिल रही है। FAR कौन सा आपका, वो MMF जिसके कारण आपको फुल लोड शॉर्ट सर्किट करंट मिल रहा है। गॉट इट। तो हमने इस मेथड में क्या किया, हमने इस मेथड में फिर से वही तीन टेस्ट परफॉर्म किए। जब हमने ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया तो हमने एक MMF नोटेड डाउन किया जो कि था हमारा F0। इसके रिस्पेक्ट में हमने ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड कर ली।
देन हमने परफॉर्म किया शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट इस केस में जो एमएमएफ मिला उसको आपने डिनोट किया FAR। शॉर्ट सर्किट केस में कौन सा है? इट सर्कुलेट द फुल लोड करंट बैलेंसिंग द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। अब आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को जो बैलेंस कर रहा है दैट एमएमएफ इज़ डिनोटेड एज FAR। अब इसके रिस्पेक्ट में जो करंट मिल रहा है वो फुल लोड करंट है। तो हैंड रिटन आप देख रहे हो कि आपको F0 दिख रहा है, आपको FAR दिख रखा है, और दोनों ही एक रेटेड वोल्टेज और एक रेटेड करंट मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ हमें इस यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो हमारा रिजल्टेंट रहेगा वो रहेगा हमारा क्या रहेगा? वेक्टर सम ऑफ F0 एंड FAR। मतलब इफ़ द अल्टरनेटर इज सप्लाइंग फुल लोड then total field MMF is the vector sum of these two components F0 and FAR. क्यों? Because it depends on power factor of the load and the field resultant MMF denoted as FAR. अब इस FAR को कैलकुलेट करने के लिए बहुत से मेथड्स हैं। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर सम है। तो अल्टरनेटर की हमारी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो अल्टरनेटर हमारा 0 लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा होगा, या तो 0 लीडिंग पावर फैक्टर में काम कर रहा होगा, या फिर यूनिटी पावर फैक्टर। मतलब एक में हमने एंगल 90 लिया, एक में -90 लिया और एक में 0 लिया जब यूनिटी पावर फैक्टर है। तो कंसीडर करते हैं हम अपना केस फर्स्ट, जब अल्टरनेटर कैसे है आपका 0 लैगिंग पावर फैक्टर पे। इस केस में आर्मेचर रिएक्शन जो है, आर्मेचर रिएक्शन प्रीवियस लेक्चर पे ध्यान दीजिएगा, आर्मेचर रिएक्शन इज़ कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइजिंग। मतलब कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइजिंग मतलब अपोजिशन। डीमैग्नेटाइजेशन से मतलब क्या है कि अपोजिशन। आर्मेचर फ्लक्स जो है वो मेन फ्लक्स को अपोज कर रहा है। तो अपोज कर रहा है इसका मतलब हमको एमएमएफ की वैल्यू ज़्यादा चाहिए होगी। कौन से एमएमएफ की वैल्यू? रिजल्टेंट एमएमएफ की वैल्यू। तो हम कहते हैं, जो अगर हम इसका वेक्टर डायग्राम बनाएं तो जस्ट आपके सामने बना हुआ है। एक हमारा फेज़र है F0 का और उसी की सेम डायरेक्शन में फेज़र है FAR का। मतलब ये जो आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो आपको एमएमएफ मिला है, इस केस में आपको सेम डायरेक्शन में दिख रहा है। तो हम कह देते हैं एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम हमको क्या दे रहा होगा? रिजल्टेंट वैल्यू FAR और F0 की रिजल्टेंट वैल्यू दैट इज़ FR। मतलब जो FR है वो F0 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में आर्मेचर रिएक्शन जो है वो डीमैग्नेटाइजिंग है। डीमैग्नेटाइजिंग से मतलब क्या है कि वो अपोज कर रहा है मेन फ्लक्स का। तो जो अपोज कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए रिजल्टेंट एमएमएफ की वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए। और वो ज़्यादा कैसे आएगी? जब हम इनका एल्जेब्रिक सम करेंगे। ओके, नाउ सेकंड केस क्या हो सकता है? जब पावर फैक्टर आपका 0 लीडिंग हो जाए। अब 0 लीडिंग के केस में आर्मेचर रिएक्शन इज़ टोटली मैग्नेटाइजिंग। मतलब ये मेन फील्ड को हेल्प करता है, उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करता है। अगर इस केस में अगर हम वेक्टर डायग्राम बनाएं तो आपको दिख रहा है वेक्टर डायग्राम, हमने F0 बनाया है और उसी के अपोजिट में FAR बनाया है। देखो F0 AB इज़ इक्वल टू FAR। तो हमारा रिजल्टेंट कितना हो गया? दोनों का एल्जेब्रिक डिफरेंस। मतलब इस केस में FR की वैल्यू जो है F0 से कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है हमारे मेन फ्लक्स को। ओके, तो ये वाली इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी फॉर फाइंडिंग FR। नाउ थर्ड केस क्या है कि पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए। अब इस केस में आर्मेचर रिएक्शन का जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। मतलब
वो वैल्यू को डिक्रीज़ नहीं कर रहा होता है, वो उसकी वेवफॉर्म को डिस्टॉर्ट कर रहा होता है, उसमें डिस्टॉर्शन पैदा कर रहा होता है किसी भी एंगल से। तो हम मान लेते हैं कि तो हमारे एफ नॉट और एफ ए आर है, तो इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, एफ आर। तो हमने वेक्टर सम कैसे अप्लाई करते हैं, हम क्वांटिटीज़ के ऊपर बार लगा देते हैं। तो एफ आर इज़ इक्वल टू क्या है, एफ नॉट बार प्लस एफ ए आर, अगर यूनिटी पावर फैक्टर की कंडीशन हो तो ये तीन कंडीशन से हम एफ आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब नोट करिएगा, दिमाग में रखिएगा, हमने स्टार्ट किया डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट से, आर्मेचर रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, आर्मेचर रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, आर ए बोला जिसको मैंने। फिर हमने ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया, उससे हमने एफ नॉट फाइंड किया, एफ नॉट के रिगार्डिंग हमने ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड की। देन हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया, तो इसके रिगार्डिंग जो एमएमएफ है हमारा एफ ए आर, तो इसके रिस्पेक्ट में हमने फुल लोड शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड कर लिया। लेकिन पर्पस हमारा सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपना कर्व ड्रॉ किया, एक तरफ आपको एफ ए आर दिखा था और एक पर एफ नॉट। इन दोनों के करस्पॉन्डिंग दोनों क्वांटिटी फाइंड कर ली। फिर एफ नॉट और एफ ए आर क्या हमने रिजल्टेंट फाइंड किया तीन केसेस पे, कौन सा, जीरो लैगिंग, जीरो लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पे। बट ज़रूरी नहीं है कि आपका सिंक्रोनस अल्टरनेटर जीरो लैगिंग पे या जीरो लीडिंग पे यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करे। हो सकता है कोई जनरल केस हो कॉस फाई का, हो सकता है कोई जनरल केस हो कॉस फाई का, मतलब वो 0 से 90 के बीच में हो या 0 से -90 के बीच में हो। तब आप क्या करेंगे, तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे रिजल्टेंट एमएमएफ। हमने जो प्रीवियस तीन कंडीशन पढ़ ली वो पढ़ी ज़ीरो लैगिंग, ज़ीरो लीडिंग और यूनिटी के लिए। बट अगर जनरल कॉस फाई हो, जनरल कॉस फाई से मतलब एंगल जो है 0 से 90 के बीच में हो या फिर 0 से -90 के बीच में हो, तब आप रिजल्टेंट एफ आर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम दो केस बना लेते हैं। एक हो सकता है हमारा कॉस फाई लैगिंग पावर फैक्टर, जब पावर फैक्टर लैगिंग हो। तो जब लैगिंग पावर फैक्टर हो उस केस में हमें सबसे पहले तो फेज़र डायग्राम ड्रॉ करना है। फेज़र डायग्राम ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका, आप फेज़र डायग्राम पे ध्यान दीजिए, मैंने रेफरेंस क्वांटिटी को लिया है वी फेज़। अब इस वी फेज़ में चूँकि मैंने पावर फैक्टर लैगिंग लिया है, तो जो आर्मेचर करंट है वो फाई एंगल से, आई ए फेज़ जो है वो फाई एंगल से वी फेज़ को लैग कर रहा है। गॉट इट, आपको दिख रहा है लैग कर रहा है। तो अब हम क्या करें, तो जब ये लैग कर रहा है, हमने लैगिंग बना लिया। अब हम आते हैं अपने कंपोनेंट्स पे, एफ नॉट और एफ ए आर। जो हमारा एफ नॉट कंपोनेंट है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी फेस, क्योंकि ये एम एम एफ है। एफ किससे, एफ क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा एम एम एफ। अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो एफ स्टैंड फॉर एम एम एफ। तो एफ नॉट हमने 90 डिग्री बी फेस पे बनाया। बी फेस पे ही क्यों, क्योंकि एफ नॉट के कारण ही आपको बी फेस मिल रहा है, दैट इज़ ओपन सर्किट वोल्टेज। तो इस पर 90 डिग्री का एंगल बना लिया हमने। इतनी बात समझ में आती है। अब हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है, कौन सा हमारा एफ ए आर कंपोनेंट, उसका डायरेक्शन किधर होगा, जिधर आर्मेचर करंट का डायरेक्शन होगा। क्यों, एफ ए आर जो कंपोनेंट है वो ड्यू टू आर्मेचर करंट है। तो आप सेम उसी डायरेक्शन में एफ आर दिखा दीजिए। अब एफ नॉट मिल गया, एफ ए आर हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे लें। तो फेज़र डायग्राम में ध्यान दीजिए, मैंने एफ नॉट पे ही एक माइनस एफ ए आर बना रखा है। जो माइनस एफ ए आर का फेज़र है, माइनस एफ ए आर मतलब ए बी, आपको दिख रहा है ए बी का फेज़र जो है वो आपका पैरेलल टू एफ ए आर, ज़ीरो वाला जो आप ओरिजिन से आर्मेचर करंट वाला फेज़र देखेंगे उसके पैरेलल बनाया है। दैट्स वाई वी पुट नेगेटिव साइन। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ले लीजिए, तो वो कहलाएगा आपका एफ आर। वो क्या कहलाएगा, एफ आर। ठीक,
कुछ आइडिया क्लियर होता है हम लोगों को। आफ्टर दैट आपने बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला एफ नॉट पे, जिसने कट किया सी पॉइंट पर, तो आपके सामने एक बड़ा ट्रायंगल बना ओ सी बी, एक राइट ट्रायंगल बना। तो भाई लोग कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस कंपोनेंट रिजॉल्व कर देने हैं एफ ए आर के। माइनस साइन इंक्लूड मत करिएगा, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी एफ ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ए आर साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस एफ ए आर कॉस फाई का होल स्क्वायर। प्लीज़ मेंशन यहाँ पर एफ ए आर का स्क्वायर है, मैं स्क्वायर पुट करना भूल गया हूँ। तो प्लीज़ आप एफ ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ए आर साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस एफ ए आर कॉस फाई का होल स्क्वायर। ये कौन सा केस था हमारा, कॉस फाई लैगिंग, उस केस में आप एफ आर ऐसे फाइंड करेंगे। अब अगर कॉस फाई हमारा लीडिंग पावर फैक्टर हो जाए तो लीडिंग पावर फैक्टर के केस में आप क्या करोगे, अगेन फिर से फेज़र डायग्राम, वी फेज़ को रेफरेंस करोगे, आई फेज़ जो बनाओगे वो फाई एंगल से लीड कर रहा होगा वी फेज़ को, और वी फेज़ पे ही आप 90 डिग्री पर एफ नॉट बनाओगे। आफ्टर दैट एफ ए आर आप ड्रॉ करोगे इन द सेम डायरेक्शन ऑफ आई ए, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ आई ए। तो अब इसी फेज़र डायग्राम में, फेज़र डायग्राम ए बी पे ध्यान दो, ए बी पे ध्यान दो, तो माइनस एफ ए आर सेम वही हमने इस फेज़र का सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स किया है और पैरेलल करते हैं चीज़ों को। जब हम डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो वो फेज़र पैरेलल चला जाता है, तो माइनस एफ ए आर हो जाता है। देन बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डालिए, क्यों, क्योंकि हमें एफ नॉट और एफ ए आर का फेज़र सम लेना है, तो हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो एक राइट ट्रायंगल बना। अगेन हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमने अपना आंसर लिखा। तो आंसर क्या लिखा, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर मैंने स्क्वायर लगा रखा है, वहाँ मैं फॉरगेट कर गया था, तो प्लीज़ आप उसको याद रखिएगा। तो एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ए आर साइन फाई का स्क्वायर प्लस एफ ए आर कॉस फाई का स्क्वायर, ये है हमारी इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 जो प्रीवियस वाले में थी, दिस वन, और इस इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम एफ आर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एफ आर। तो वंस एफ आर इज़ नोन, अब आपको एक बार अगर एफ आर पता लग गया, रिजल्टेंट पता लग जाए, तब आप क्या करोगे, तब आप अपनी जो करैक्टरिस्टिक आपने ड्रॉ की हैं, आपके पास एक ग्राफ पेपर होगा जिस पर आप इन वैल्यूज़ के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे होगे। तो आपने एक एफ नॉट वैल्यू पर वी फेज़ फाइंड किया होगा, आपने एक एफ ए आर पर आई रेटेड करंट फाइंड किया होगा, एफ नॉट और एफ ए आर से आपने एक रिजल्टेंट फाइंड किया होगा जो कि आया होगा एफ आर। अब इसी के रिस्पेक्ट में आपने एक वोल्टेज अगेन फाइंड की, दैट वोल्टेज इज़ कॉल्ड ई फेस, इंड्यूस ई एम एफ। भाई दोनों के रिजल्टेंट से जो आपको वोल्टेज मिल रही होगी वो क्या होगी, आपकी इंड्यूस ई एम एफ, ई फेस। तो ई फेस नोन, बी फेस नोन। ठीक, आप सेम मेरे हैंड रिटन नोट से आप देखिए, टू ऑब्टेन ई फेस करस्पॉन्डिंग टू एफ आर, open circuit characteristic must be drawn to the scale from the OC test reading। हमने वही सेम ग्राफ पर FR की रीडिंग को पुट किया, उसके रिस्पेक्ट में E फेज़ फाइंड किया। वंस द E फेज़ इज़ नोन, V फेज़ आपको पता है, वंस द FR इज़ नोन, ऑब्टेन्ड अ करस्पॉन्डिंग वोल्टेज विच इंड्यूस EMF E फेज़। ठीक, अब वी फेज़ ऑलरेडी पता है, तो पुट किया हमने अपनी वोल्टेज इक्वेशन के रेगुलेशन के फार्मूले में,
परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड कर लिया। अब इन एम्पियर टर्न मेथड it gives the voltage regulation of an alternator which is lower than that actually observed. Hence this method is called optimistic. इस केस में जो हमें वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है वो लोअर देन दी एक्चुअल रिजल्ट, तो हम बोल देते हैं कि जो हमें वैल्यू मिली है वो ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू है। ये है हमारा सेकंड मेथड of finding voltage regulation, that is ampere turn method. Now चीज़ें हम एक बार फिर से सारी रिवाइज करते हैं। कम टू फर्स्ट स्लाइड, तो मैं मूव कर रहा हूँ स्लाइड को और फर्स्ट स्लाइड पे पहुँच रहा हूँ। दिस वन हमने सेकंड मेथड पढ़ा एमएमएफ मेथड। इस एमएमएफ मेथड में हमने आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस को रिप्लेस्ड कर दिया आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ से। इस टेस्ट में भी हमने 3 टेस्ट परफॉर्म किए टू फाइंड आर्मेचर रेजिस्टेंस। हमने ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की, हमने शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक के रिस्पेक्ट में जो एमएमएफ मिला दैट एमएमएफ इज़ डिनोटेड एज एफ नॉट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के रेफरेंस में जो हमें एमएमएफ मिला दैट एमएमएफ इज़ डिनोटेड एज एफ ए आर। ए आर स्टैंड फॉर आर्मेचर रिएक्शन। ठीक, आफ्टर दैट हमने दोनों कैरेक्टरिस्टिक को एक कर्व पे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद भी पर्पस हल नहीं होता, क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं और हमें इनका रिजल्टेंट नहीं पता है। जब तक रिजल्टेंट नहीं पता होगा तो उसके रिस्पेक्ट में हम ई फेज़ की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो हमने उस रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए कुछ केसेस स्टडी किए, जैसे जब पावर फैक्टर 0 लैगिंग हो जाए तो हमने अलजेब्रिक सम से कैलकुलेट कर लिया। क्यों? क्योंकि इस केस में आर्मेचर रिएक्शन कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइजिंग था। देन 0 लीडिंग स्टडी किया, इस केस में आर्मेचर रिएक्शन कम्प्लीटली मैग्नेटाइजिंग था और एफ आर जो था अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ दिस 2 हो जाएगा। देन यूनिटी पावर फैक्टर स्टडी किया, इस केस में आर्मेचर रिएक्शन क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट शो कर रहा है। अब जब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है तो हम वेक्टर सम निकालते हैं, तो हमने वेक्टर सम निकाल के कैलकुलेट करके फॉर्मूला लिख दिया। लेकिन अगर जनरल केस हो जब कॉस फाई आपका लैगिंग हो 0 से 90 के बीच में या 0 से 1 के बीच में, या कॉस फाई लीडिंग हो या फिर 0 से -1 के बीच में, तब आप कैसे करोगे? तो उसके लिए हमने एक रेफरेंस वी फेज़ लिया था, उसके रिस्पेक्ट में आपने लैगिंग पावर फैक्टर दिखाते हुए फाई पे आई फेज़ ड्रॉ किया। अब आई फेज़ के ही डायरेक्शन में आपका एफ ए आर होगा और एफ नॉट जो है वो परपेंडिकुलर टू वी फेज़ होगा, क्योंकि ये एमएमएफ है। मैग्नेटिज्म में आप देखो तो एमएमएफ जो है वोल्टेज पे 90 डिग्री और एमएमएफ अगर करंट की बात करें तो दोनों सेम फेज़ में होते हैं। हमने माइनस एफ ए आर ड्रॉ किया पैरेलल किसके? एफ ए आर के। ठीक, माइनस हमारा सिर्फ क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन। अगर हम उसे कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारा इसको सॉल्व करके एक हमने परपेंडिकुलर ट्रायंगल लिया तो एक राइट ट्रायंगल बना ओ सी बी। इस पर हमने पाइथागोरस थ्योरम निकाल दी, लगा दी और एफ ए आर के 2 कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिए, एफ ए आर साइन फाई, एफ ए आर कॉस फाई। आफ्टर दैट एफ आर स्क्वायर माइंडेड स्क्वायर इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ए आर साइन फाई का स्क्वायर प्लस एफ ए आर कॉस फाई का स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारी 1 बन गई जब हमारा पावर फैक्टर कैसा था? कॉस फाई लैगिंग। तो कॉस फाई अगर लीडिंग हो तो हमने फिर से फेजर डायग्राम ड्रॉ किया और इस बार फेजर डायग्राम लीडिंग पावर फैक्टर के लिए ड्रॉ किया। तो फिर से एफ नॉट परपेंडिकुलर टू वी फेज, एफ ए आर इन द डायरेक्शन ऑफ आई फेज। आई फेज क्या लीड कर रहा है? वाई एन एंगल फाई। अब जब हमने फाई पे ड्रॉ कर लिया फिर हमने रिजल्टेंट फाइंड किया, फिर एक माइनस एफ ए आर ड्रॉ किया पैरेलल टू एफ ए आर, फिर एक राइट ट्रायंगल बना, उसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाई और हमें सेकंड इक्वेशन मिली एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ नॉट माइनस एफ ए आर साइन फाई का स्क्वायर प्लस एफ ए आर कॉस फाई का स्क्वायर। अब जैसे ही हमको सारे 5 केसेस मिल गए, 5 केसेस से मतलब लीडिंग, लैगिंग, यूनिटी, जनरल कॉस फाई लैगिंग, जनरल कॉस फाई लीडिंग, उस हर एक वैल्यू के लिए हमने
एफ आर फाइंड कर लिया। अब एफ आर एक बार नोन हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने ई फेज़ की वैल्यू फाइंड कर ली। तो मैंने बोला था ना कि वंस एफ आर इज़ नोस ऑब्टेन अ करस्पॉन्डिंग वोल्टेज विच इंड्यूस ई एम एफ ई फेज़। वी फेज़ पता है, ई फेज़ आपने फाइंड कर लिया है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन में आप इसकी वैल्यू पुट करिए और परसेंटेज रेगुलेशन निकाल लीजिए। एट लास्ट दिस मेथड इज़ ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि इसके रिजल्ट्स जो हैं एक्चुअल रिजल्ट से कम आते हैं, मतलब बिलो आते हैं, जबकि सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड में क्या था, ज़्यादा आ रहे थे। दैट्स वाई इट इज़ पैसिमिस्टिक मेथड है। यहाँ पर कम आ रहा है, क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक मेथड। थैंक यू।